नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी आज आया हूँ फिर से एक नए विषय के साथ, नए सवालों और जवाबों के साथ। चलते चलते सेगमेंट में चलते चलते बात करूँगा आज मैं आपसे फिर से। चुनाव का दौर बीत गया है, एग्जिट पोल आ गए हैं, किसी के कैंप में खुशी का उल्लास है तो किसी के यहाँ गम पसरा हुआ है। कोई बल्लियों उछल रहा है तो कोई ज़मीन पर पटक पटक के सर मार मार के रोने की तैयारी कर रहा है। दोष देने शुरू हो गया है, कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई कह रहा है ईवीएम की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई कुछ कह रहा है। जो एग्ज़िट पोल हैं वो बता रहे हैं कि 40% या 42% वोट पड़ने के बाद एक पार्टी पूरे देश पर राज करेगी और 48% वोट जहां इधर उधर पड़ेंगे उस वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ये भी एक विषय है, लेकिन आज मैं इस विषय से अलग हट के बात करूंगा। आज मैं 26 जनवरी बिल पर बात करूंगा और आज की परिस्थिति में मैं बात करूंगा। कुछ साथियों ने प्रश्न उठाए थे व्यवस्था के ऊपर, उसकी बात करूंगा और कुछ प्रश्न और समाधान है उनकी बात करूंगा। चलते चलते सेगमेंट है, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर सराहिए और इसे शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे। बहुत दिन बाद आया हूँ चलते चलते, थोड़ी मेहनत लगती है चलते चलते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। सबसे पहले मैं बता दूँ 26 जनवरी बिल है क्या। 26 जनवरी बिल एक बड़ी सरल सी बात है। हम ये कह रहे हैं कि जिसको जितने वोट मिले उसको उतनी पावर मिलनी चाहिए। अगर मोदी को 40% देश से वोट मिले हैं तो उसको 40% की पावर मिलनी चाहिए, 100% की पावर नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी विधानसभा में किसी को जितने मत मिले हैं उतने % उसको पावर दो। दूसरे को विरोध में मत बैठाओ, उसको भी काम में लगाओ, उसको भी पावर दो। थोड़ी कम पावर दो तो उसको पावर दो। तो यानी कि जो भी लोग अपनी ज़मानत बचा लें किसी इलेक्शन में, ज़मानत बचाने से मतलब है छठा भाग, यानी 100 वोट पड़े हैं कहीं तो 17 के लगभग जिसको वोट मिल जाएँ उसकी ज़मानत बची हुई मानी जाती है, छठा भाग। तो यानी जो भी लोग ज़मानत बचा लें उनको पावर मिलनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से पहले नंबर वाले को विधानसभा लोकसभा भेज दो, दूसरे नंबर वाले को भी पावर दो। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि एमएलए या एमपी की सैलरी नहीं होनी चाहिए, विधानसभा की सैलरी होनी चाहिए। जैसे एक विधानसभा में 1 लाख सैलरी बनाई हमने और 1 लाख ही वोट पड़े तो जिसको 50,000 वोट मिल गए फर्स्ट नंबर पे उसकी सैलरी 50,000 और जिसको 25,000 मिल गए उसकी सैलरी 25,000। और सैलरी लेने की न्यूनतम जो योग्यता है कि आप कम से कम ज़मानत बचाएं अपनी, तभी सैलरी मिलेगी। अगर आपको चुनाव लड़ते हैं तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इससे बहुत सारे लोगों का राजनीति में अवसर खुलेगा। बहुत सारे गरीब लोग, दबे कुचले लोग, वो जो इस डर से नहीं आ पाते कि परिवार कौन चलाएगा, वो भी राजनीति में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। फिर तो एक व्यक्ति ने सवाल उठा दिया, सभी लोग पर्चा भर देंगे। यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सबको नेता बना दोगे क्या? गली गली में नेता बना दोगे क्या? घर घर में नेता बना दोगे क्या? और इतने सारे चुनाव आयोग नॉमिनेशन रद्द कर देता है, वो कैसे संभालेगा ईवीएम पे? भाई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ईवीएम को संभालना। अभी भी देखो चुनाव आयोग ने बहुत सारे नॉमिनेशन रद्द कर दिए क्योंकि जाने अनजाने वो लोग इतना लोड नहीं लेना चाहते, इतनी मशीन नहीं लगाना चाहते थे। तो ये इस सवाल का जवाब क्या है? फिर इसके लिए आपको फिर क्या ज़मानत राशि बढ़ानी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा? तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। मान लीजिए 26 जनवरी बिल हो गया और बहुत सारे लोग नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं, तो इसका एक अच्छा तरीका है, एक शानदार तरीका है कि जो भी छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव से मेरा मतलब पंचायत और नगर निगम का चुनाव, उसमें जो भी लोगों नॉमिनेशन करें उनके लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए 10 लोगों का वो कम से कम समर्थन लाए और जो भी न्यूनतम राशि है। लेकिन जैसे ही कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ने की तैयारी करे तो एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी योग्यता आप कर दो कि जो भी नगर निगम का या ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा है तो उसमें उसने अपनी ज़मानत बचाई हो तो वो एलिजिबल हो जाएगा एमएलए का इलेक्शन के लिए। कोई डॉक्यूमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट के नाम पर कि फ़लानी कॉलम गलत भर दिया, फ़लाना ये गलत भर दिया,
सैलरी गलत लिख दी, ये गलत लिख दिया, ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग बाध्य हो जाए कि जो भी अपनी ज़मानत बचा ले छोटे चुनाव में, यानी नगर निगम के चुनाव में जिसने अपनी ज़मानत बचाई वो उस क्षेत्र में एमएलए के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और अगर एमएलए के चुनाव में किसी ने ज़मानत बचाई तो वो एमपी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इससे होगा क्या कि चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या नियमित हो जाएगी, अपने आप ही नियमित हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्लास में जाता है, पास होता है, सेकंड क्लास में जाता है, फिर थर्ड क्लास में जाता है, तो व्यक्ति नीचे से शुरुआत करेगा, ज़मीनों को देखेगा, ऊपर से पैराशूट कैंडिडेट ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं जाऊंगा पहले पार्षद के इलेक्शन में, और मेरी ज़मानत बचा दी पार्षद के इलेक्शन से, तो फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एमएलए के इलेक्शन के लिए, तो फिर मैं एमएलए का पर्चा भरूंगा, और एमएलए फिर इससे भीड़ भी कम हो जाएगी, चुनाव आयोग को भी आसानी रहेगी। तो बड़ा सरल सा तरीका है, ना बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के, क्योंकि पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, और या कि 100 कुछ किसी ने कहा था कि 100 लोगों का वो लाओ दस्तखत करा के, या 500 लोगों का दस्तखत करा के लाओ, या 1000 लोगों का दस्तखत करा के लाओ। तो ये सब बेकार की चीज़ें, इसमें से कोई भी गलती निकाल देगा कभी कोई, और किसी भी बिहाफ पे कोई आदमी नहीं आया उसको प्रस्तुत करो, इस तरह के झंझट रहेंगे। तो बेहतर यही होगा कि जो लोग अपनी ज़मानत बचा लें उन्हें एलिजिबल कर दो अगले बड़े इलेक्शन में जाने के लिए। छोटे इलेक्शन में जो ज़मानत बचाए वो एलिजिबल हो बड़े इलेक्शन में, तो कोई ऊपर से नहीं आएगा, टिकट लेके नहीं आएगा, ये सिंपल सा है। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे साथी हैं कुछ, सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, सब सुपर हीरो हैं, उनका बस नहीं चलता, उनका बस चले तो वो कहें कि हम ही सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास ही सबसे बेहतर आइडिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी एक आदमी के पास सभी समस्याओं का हल हो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो अपनी दिमागी बीमारी से ग्रसित है। मैं भी कहूँ कि मेरे पास सारी समस्याओं का हल है, तो मैं भी किसी दिमागी बीमारी से ग्रसित हूँ, क्योंकि व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। आज जो व्यवस्था में उत्तम लग रही है वो कल शायद उत्तम ना हो। एक चीज़ जो आज कारगर है वो कल बदल जाएगी, जो कल कारगर है वो परसों बदल जाएगी। जैसे एक मित्र ने मेरे ने एग्जाम्पल दिया, देखिए मेट्रो की व्यवस्था कितनी अच्छी है और रेलवे की व्यवस्था कितनी ख़राब है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब रेलवे बनी होगी, जब शुरू में रेलवे बनी होगी तो वो व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाओं में प्रॉब्लम आती है और फिर नई व्यवस्थाएं आती हैं। यही नियत प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुरानी व्यवस्था ख़राब है तो नहीं लाई, ये सतत प्रक्रिया है। फिर व्यवस्था का मतलब कुछ है नहीं। व्यवस्था जो बनाते हैं वो उनको हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए, जो व्यवस्था बनाए वो अच्छे लोग होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यवस्था पर जोर ना देके व्यवस्था के बनाने वाले पे जोर दिया जाए। सपोज़ करिए अगर श्रीधरन ने मेट्रो नई की व्यवस्था नहीं बनाई होती तो वो श्रीधरन था या जो आइडियाज़ थे जिन लोगों के, उनकी वजह से बेहतर लोग होंगे तो बेहतर व्यवस्था बनाई, उन्होंने सोचा तो बेहतर व्यवस्था बनाई, उन्हें अवसर मिला। अगर बेहतर लोगों को अवसर ही ना मिले तो कैसे व्यवस्था बनेगी? राजनीति में बेहतर लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। पहले जीत के लाओ, सारे उल्टे सीधे काम कर लो। जब सारे उल्टे सीधे काम कर लोगे तो बेहतर लोगों को अवसर मिलेगा ही नहीं, और जब बेहतर लोगों को अवसर मिलेगा नहीं तो बेहतर व्यवस्था नहीं आएंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना कहें कि साहब व्यवस्था से आदमी चलता है। व्यवस्था एक बस ज़रिया मात्र है। कहने का मतलब ये कोई टीचर कहे कि बड़ा मार पीट के मैं किसी बच्चे को बहुत होशियार कर लूँगा, तो वो बेवकूफ़ी भरी बात कह रहा है, क्योंकि मारपीट यानी दंड यानी कानून। तो मार पीट कर दंड देकर किसी बच्चे को ख़राब होने से तो रोका जा सकता है, कुछ हद तक सफलता मिल सकती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए उत्साहित करना बड़ा मुश्किल है। वो तो अंदर से ही आएगा। किसी आदमी को बेईमान होने से रोकने के लिए शायद कानून हो बहुत सारे जिससे कोशिश की जा सके, लेकिन किसी आदमी को ज़बरदस्ती ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। कानून से ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। बेईमान होने से रोका जा सकता है। ईमानदारी अंदर से आती है, क्योंकि बेईमान थोड़ी देर के लिए रोक दोगे फिर बेईमानी कर लेगा, जहाँ मौका मिलेगा अवसर मिलेगा बेईमानी कर लेगा। तो हम कोशिश इस पे ना करें कि बेईमानों को रोकें, हम कोशिश इस बात पे करें, इस विषय पे करें कैसे ईमानदारी बढ़ जाए, कैसे ईमानदारी करने से लोगों को बेनिफिट मिले। जिस चीज़ से बेनिफिट मिलता है वही चीज़ समाज में बढ़ती है। अगर मेरे को बेईमानी करने से बेनिफिट मिलता है तो मैं बेईमानी को फॉलो करूँगा। अगर मुझे ईमानदारी करने से बेनिफिट मिलता है तो मैं ईमानदारी को करूँगा। एक दुकानदार अपनी दुकान चलाता है या एक हलवाई अपना खाना बनाता है, ईमानदारी से बनाता है तो उसका आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं बढ़िया बनाऊँगा, ईमानदारी से बनाऊँगा तो चलेगा। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो आपके लिए उल्टा ही हो जाएगा। राजनीति बेईमानों का काम है। बेईमानों का काम इसलिए
कि राजनीति जुए की तरह चलती है, बिजनेस के मॉडल की तरह नहीं चलती। जुए से मेरा मतलब है कि किसी को हरा देते हैं, किसी को जिता देते हैं। तो एक बार बेईमानी कर लो, एक झटका मार लो, जीत जाओ, ठीक है, फिर जीतते चले जाओगे। तो दाव लगाना होता है। एक गाना भी है, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। तो ये जो दाव लगाने की टेंडेंसी है, राजनीति को जुआ बना देती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, बड़े बड़े चिंतक आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, इस बात पे फोकस कोई नहीं करता कि राजनीति को जुए की तरह ना खेला जाए, बिजनेस मॉडल की तरह चलाया जाए, विन विन सिचुएशन हो। इस पे कोई सोच ही नहीं रहा। वो आते हैं कि जुए के नियम बनाएंगे। जुए का कोई नियम नहीं होता साहब। जो हारेगा वो चिल्लाएगा ही, वो कभी स्वीकार नहीं करता है अपनी हार, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती उसकी ताकत छीन ली है। तो हमेशा विरोध रहेगा, हमेशा द्वेष रहेगा और हमेशा दूसरे से जीतने की चाह रहेगी, उसके लिए कुछ भी करने की इच्छा उसके अंदर प्रबल रहेगी। लेकिन कोई साफ बिजनेस मॉडल है जिसमें उसको हराया नहीं गया है, उसको उसका अधिकार दे दिया गया है, भाई 3 लोग रेस में भाग रहे हैं, तू फर्स्ट है तो तू सेकंड है, अब दूसरे वाले को डिस्क्वालीफाई कर दो या तीसरे वाले को डिस्क्वालीफाई कर दो। ये सिस्टम बहुत ख़राब सिस्टम है। ऐसा कहीं नहीं होता। खेलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, एजुकेशन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, हर जगह होते हैं। राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, बाकी सारे बंदर। तो ये चीज़ ठीक है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि 26 जनवरी बिल कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है। हम व्यवस्था किस तरीके से बनेगी उसकी बात कर रहे हैं। आप आओ, नई नई व्यवस्था लाओ, नए नए कानून लाओ, नई नई चीज़ें लाओ जिससे राजनीति में सुधार हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मूल बात तो आपको कहनी होगी कि आप ही कर दोगे सुधार, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कर सकते हैं सुधार, तो बहुत सारे लोग आ जाएं। आएंगे कब? जब उनको अवसर मिलेगा राजनीति में। कोई आदमी ने शुरू से शुरुआत की तो बड़ा तो होता नहीं है वो। अब तुम शुरू में ही हरा दोगे उसको, हराकर उसकी आपने ख़त्म कर दी, उसकी क्वालिटी ख़त्म कर दी। वो कहेगा यार जीत नहीं सकता, वहाँ नहीं जाएगा वो। तो जीत के चक्कर में लग जाता है वो विचारों से समझौता करता है सबसे पहले। दूसरे भाई आएंगे, अरे ऐसे नहीं जीता जाता यार, तुम्हें अगर राजनीति करनी है तो विचारों को ताक पे रखना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे। तो पहले आइडियोलॉजी से समझौता करता है बंदा, फिर वो कहता है यार अच्छा ठीक है, थोड़ा ही तो ख़राब हो रहा हूँ, बाद में सही कर लूँगा। फिर ख़राब होते 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 इतना ख़राब हो जाता है कि वो सही होने की गुंजाइश रहती नहीं है, सड़ जाता है, आदमी सड़ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो दिक्कत हो जाती है। जैसे चुनाव चिन्ह की बात कर लें, अभी चुनाव चिन्ह अब इतना मजबूरी बना दी गई है कि चुनाव चिन्ह की वजह से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन चुनाव चिन्ह क्या कर देगा? चुनाव चिन्ह हटा लेंगे तो राजनीति दूसरी तरीके से चलने लगेगी। अभी कुछ लोग कहते हैं चेहरे पे चलेगी, तो शायद फेमस चेहरा होगा वही चलेगा, फिर कर्म पे कहाँ चली? जो फेमस चेहरा है उसका चेहरा ज़्यादा चमकेगा, लोग कहेंगे आप चेहरा भी हटा दो, चेहरा। तो ये मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को हाँ लगता है ऐसा है कि ऐसे समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उससे विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। आप पार्टी तंत्र हटा देंगे तो क्या निर्दलियों का तंत्र आ जाएगा? उसमें भी तो सज्जन आदमी कहाँ? कोई आदमी अमीर होगा, ईमानदार होगा, इसकी गारंटी नहीं है, और कोई आदमी गरीब होगा, ईमानदार होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कोई आदमी पार्टी में रह के ईमानदार होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो निर्दलीय आदमी ईमानदार होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी एक ही चीज़ की कर सकते हैं हम, कि कोई आदमी को जितने % वोट मिले हैं उतनी % पावर दे दो, गारंटी अपने आप हो जाएगी। सपोज़ करिए किसी पार्टी को, मैं पार्टी तंत्र का विरोधी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी को 50% वोट मिले, दे दो 50% पावर, क्या दिक्कत है उसको? भाई पार्टी की भी तो आइडियोलॉजी है, कुछ लोग उसको मान रहे हैं, दे दो। लेकिन किसी निर्दलीय को अगर 30% वोट मिले तो उसे हरा देना ठीक नहीं है, उसको भी पावर दे दो। तो कहने का मतलब है जिसको जितनी, कोई अब जाति पे राजनीति करता है, सपोज़ करो मैं बनिया की राजनीति करता हूँ, बनियों ने मुझे वोट दे दिया, ठीक है, उतनी पावर दे दो ना, 10% की, 20% की। कल को अगर मुझे पंडितों का साथ लेना होगा, दलितों का साथ लेना होगा, तो मुझे अपना बनियापन छोड़ना होगा, मुझे उनको साथ लेना होगा। यानी कलेक्टिवनेस अपने आप आ जाएगी। मुझे अपना वोट बैंक बढ़ाना है ज़्यादा पावर लेने के लिए, तो मुझे लोगों को हराना नहीं है, लोगों को जोड़ना है अपने साथ। जोड़ने के लिए मुझे अपना वो घेरा है ना तोड़ना पड़ेगा, जो बनियागिरी है ना वो छोड़नी पड़ेगी, या जो मेरी अपनी जाति की मानसिकता है वो तोड़नी पड़ेगी, ना कि दूसरे को हराना पड़ेगा। ये सोच है 26 जनवरी बिल की, ये फंडामेंटल सोच है। ये जो समझ जाओगे आप तो परिवर्तन आएगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, जी मोदी को दे दो, मोदी को दे दो। तो वो राजा ढूंढ रहे हैं। राजा इसलिए, राजा तभी ढूंढता है आदमी जब, अब देखिए सांसद सारे खराब लेकिन राजा ठीक। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। राजा डिफेंस के लिए अच्छा होता है, विकास के लिए अच्छा नहीं होता। राजा, मजबूत राजा चाहिए रक्षा के लिए,
राजा भी मजबूत चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि अगर राजा मजबूत नहीं होगा तो देश लुट जाएगा, तो राजा भी चाहिए हमें, लेकिन किसके लिए? लड़ाई के लिए। तो अगर राजा को दे दोगे तो राजा बड़ा पीड़ा भी देता है, बड़े बड़े टैक्स लगाएगा, आपको बहुत सारी चोट भी देगा, क्योंकि राजा है, आपका विकास नहीं करेगा। तो जो लोग कहते हैं राजा बना के विकास, हाँ सुरक्षा कर सकता है, सुरक्षा में राजा ठीक है, क्योंकि मजबूत राजा होगा, क्योंकि राजा अपनी रिजीम की सुरक्षा करता है, अपनी सल्तनत की सुरक्षा करता है, अपने वोट बैंक की सुरक्षा करता है। तो वो उसके हद तक, किसी भी हद तक जा सकता है, सामने वाले को उड़ा सकता है, तो वो सल्तनत को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तो राजा एक मायने में राजा ठीक है, चलो जी मोदी को वोट कर रहे हो ठीक है, राजा ठीक है, केजरीवाल को वोट कर रहे हो राजा ठीक है, लेकिन विकास के लिए उत्तम नहीं है, डिफेंस के लिए उत्तम है। डिफेंस मिनिस्टर बनाओ इनको, सीधा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सीधा सीधा मोदी चुना जाए। ये एमपी की आड़ में मोदी को चुनना ठीक नहीं है। जब एमपी चुना जाए तो एमपी चुना जाए, कह तो रहे हैं हम एमपी चुन रहे हैं, संसद बना रहे हैं, और चुन रहे हैं प्रेसिडेंट या राजा या मोदी, तो ये गलत व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था में दिया ही नहीं राजा बनाने का अधिकार, तो हम भी राष्ट्रपति चुनते, सीधा मोदी को खड़ा कर दे, पूरे राष्ट्र में वोट होता, तो कम से कम सांसद तो बचते। आप सांसदों को ख़त्म करके मोदी को बना दिया, 543 अच्छे लोगों को मारकर एक सुपर हीरो बनाया, तो ये चीज़ व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी में कौन से अच्छे लोग हैं, कौन सा एमपी अच्छा है? कोई ऊपर से आ गया, कोई जूता मार रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, और राजा अच्छा है, और नीचे चेले चपाटे, तो पाला तो चेले चपाटों से पढ़ने वाला है आगे को। तो दिक्कत ये है, ये देश हवाई में चल रहा है, और देश की भी गलती नहीं है, बुद्धिजीवी हवा में चला रहे हैं, क्योंकि एक बुद्धिजीवी सोचता है, बड़ी ईगो होती है कि मेरे पास ही सारे आइडियाज़ हैं। सारे बुद्धिजीवी मिलेंगे, सबके पास कुछ नए आइडियाज़ हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि सबके आइडियाज़ की कदर होनी चाहिए, और सबको उनके आइडियाज़ की जितनी एक्सेप्टेंस हो जनता में, ये नहीं कि मेरे को चलाने का मौका दो, मैं एक्सेप्टेंस करवा लूँगा बाई फोर्स। बाई फोर्स का मतलब ये कि मेरे पास पावर आ जाए और फिर मैं अपनी बात मनवा लूँगा। सारे बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं मेरे हाथ में ताकत दे दो ऊपर से, फिर मैं पूरे देश को समझाऊंगा, देश ऐसे चलेगा। ऐसे नहीं होता। आप सब अपने आइडियाज़ रखें, जनता धीरे धीरे स्वीकार करती चली जाए उनके आइडियाज़ को, तो सबको आइडिया रखने की बात सब स्वीकार करते चले जाएँ, बढ़ते चले जाएँ। तो सब इसी चक्कर में लगे हुए, कैसे ही हार जीत के कुछ सीटें हटा लें, या सरकार में आ जाएं, या दबाव बना लें, या कंट्रोल कर लें, और उसके बाद अपना आइडिया थोप दें। कोई भी आइडिया अपना स्वीकार करवाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। जितने भी मुझे बुद्धिजीवी मिले, कैसे ही करके सत्ता हासिल करो, फिर अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करो। मैं कहता हूँ क्यों सत्ता हासिल करो, आपका भी आइडिया इम्प्लीमेंट हो, किसी दूसरे का भी आइडिया इम्प्लीमेंट हो, किसी तीसरे का भी आइडिया इम्प्लीमेंट हो, और जनता को जिसका आइडिया अच्छा लगे उसका आइडिया करे। तो बहुत सारे आइडियाज़ आए, आइडियाज़ की कमी ना हो, और कोई आइडिया दूसरे आइडिया को मारे ना। एक आइडिया मेरा आपके आइडिया को मारे ना, आपका आइडिया मेरे आइडिया को मारे ना, सबके आइडिया हो। यही 26 जनवरी बिल है, ये फंडामेंटल सोच है। जिस दिन ये लोगों को समझ में आ जाएगा, उस दिन लोग आएंगे नए नए आइडियाज़ लेके और शुरुआत करेंगे राजनीति में। कोई बच्चा निकलेगा 17 साल का, 18 साल का, 21 साल पे चुनाव लड़ेगा, या 25 साल पे चुनाव लड़ेगा, और 25 साल पे चुनाव लड़ने के बाद अपने क्षेत्र में अपना आइडिया लगाएगा और डेवलप करेगा, और उस क्षेत्र को बदल देगा। हमेशा खुली रहेंगी नए विचारों के लिए, नई चीज़ों के लिए दुनिया। यही 26 जनवरी बिल है। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और ये जो गुलाम तंत्र है ना, सेवकों का तंत्र, के हम सेवक बनाएंगे, सेवक हमेशा बेईमानी करता है। सेवक के ऊपर कंट्रोल करना होता है कानून के ज़रिए। मालिक कभी बेईमानी करता है? दुकानदार कभी दुकान में अपनी चोरी करेगा क्या? तो मालिक भाव वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जो समझे ये देश मेरा है, जो ये समझे मैं ये नौकर नहीं हूँ, ये चीज़ मेरी है, ये पद मेरा है, ये सब चीज़ मेरी है। जो भी उससे मिला है वो उसका कमाया हुआ हो, उसे मिला हुआ ना हो। जो कमाया हुआ होता है वो कभी नहीं जाता। जैसे मिल जाता है, टिकट मिल गई तो वो कहता है 9 चलो 5 साल के अंदर। अगर उसने कमाया हुआ होगा तो वो डरेगा क्यों? जाएगा ही। कमाई हुई दौलत जाती नहीं है, लूटी हुई दौलत चली जाती है। तो ये लूटी हुई दौलत है, लुटेरे दौलत है। कोई टिकट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई पैसे से आ गया। ये डरे हुए हैं, इसलिए और लूट मार मचाते हैं। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि कमाने की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। कमाने से मतलब इज्जत कमाई जाती है, और इज्जत दी और ली नहीं जाती। जो इज्जत कमा लेगा उसको बेइज्जती का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कमाई है। और जिसको नकली अदब दिया जा रहा है उसकी तो इज्जत जाने ही वाली है। यही 26 जनवरी बिल है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करिए। ऐसी वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा। और पसीना भी आ गया गर्मी में काफ़ी। तो जय हिंद, जय भारत। सीढ़ियों से उतरता हुआ ललिता पार्क मैं आ गया हूँ अब।
अपने गंतव्य तक। वंदे मातरम। भारत माता की जय।